हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी कनेक्ट। यूपीएससी कनेक्ट में आपका स्वागत है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं साइंस एंड टेक का सेकंड लेक्चर। जैसा हम देख चुके हैं कि साइंस एंड टेक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रीलिम्स के अंदर, और अगर आपको इसमें बेसिक्स भी आते हैं तो आप इजीली एलिमिनेशन के थ्रू या गेस वर्क के थ्रू निकाल सकते हैं इसके आंसर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। What is or are the difference between thermostatic and thermoplastic? यानी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक में क्या फ़र्क है? पहला स्टेटमेंट इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन बी रीमेल्टेड इनटू लिक्विड। यानी जो थर्मोसेट प्लास्टिक है उसको हम वापस से पिघला के लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, जबकि थर्मोप्लास्टिक जो है वो एक बार जो बन गया वो परमानेंटली वो ही शेप रहेगा। तो आपको क्या लगता है, इन दोनों ये वाला स्टेटमेंट सही है या गलत है? अब सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। Thermoset plastics usually have better mechanical properties and chemical resistance than thermoplastic। यानी जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं उनकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जैसे वो बेंड हो सकते हैं या उनको इजीली इस्तेमाल किया जा सकता है, वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हो गई। और जो केमिकल रेजिस्टेंस है यानी वो जल्दी से कोरोड नहीं होंगे, यानी खराब नहीं होंगे, या फिर उनके ऊपर जो पानी बार बार अगर उनको लगता है तो उसकी वजह से उनमें खराबी नहीं आएगी, तो उसे केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो इन दोनों में से कौन से ठीक है? तो आंसर शुड बी बी। अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज अ मटेरियल, जैसे कि रबड़, दैट क्योर्स और हार्डन्स इनटू अ गिवन शेप जनरली थ्रू एप्लीकेशन ऑफ हीट। यानी जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है ये परमानेंट टाइप का प्लास्टिक होता है। जैसे कि हम अपने स्विच बोर्ड देखते हैं, राइट? जो स्विच बोर्ड होते हैं उनका जो प्लास्टिक होता है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, क्योंकि ये एक बार जिस शेप में ढाल दिया गया ये हमेशा उसी शेप में रहेंगे, इनको वापस से पिघलाया नहीं जा सकता इजीली। क्योरिंग इज एन इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। यहाँ ऊपर क्योरिंग की बात की जा रही है, वो एक इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है जो परमानेंट होता है। These crosslinks gives the cured polymer a three-dimensional structure as well as high degree of rigidity। Rigidity का मतलब होता है कि उसको easily तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता, उसको मोड़ा नहीं जा सकता। A cured thermosetting plastic या material will not remelt, otherwise regain the processability it had before being cured। यानी जो थर्मोसेटिंग वाला प्लास्टिक है उसको आप रीमेल्ट नहीं कर सकते, यानी उसको फिर से पिघला नहीं सकते। और बाई चांस उसे पिघला दिया आपने किसी तरीके से, तो जो उसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज थी, जैसे कि वो रिजिड था, उसकी जो क्वालिटी थी वो सेम कभी नहीं रहेगी। Which of the following problems that usually occur using water as a fire extinguisher is solved by using dry ice instead? यानी फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब क्या होता है, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ। जब कहीं पे आग लगती है तो उसको बुझाने के लिए एक रेड कलर का सिलेंडर होता है, राइट? उसको फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। तो फायर का मतलब होता है आग और एक्सटिंग्विशर का मतलब होता है उसे बुझाने वाला। तो फायर एक्सटिंग्विशर का काम होता है आग को बुझाना। इससे यूजुअली एक स्प्रे टाइप का निकलता है वाइट कलर का, जो एक्चुअली ड्राई आइस होता है। तो ड्राई आइस होता क्या एग्जैक्टली? इट्स CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का जो सॉलिड फॉर्म कहते हैं उसको हम ड्राई आइस भी कहते हैं। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं उसको, ड्राई आइस को इस्तेमाल करने से हमें एग्जैक्टली क्या फ़ायदा होता है। हार्म टू इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट नियर बाय कैन बी अवॉइडेड। यानी ड्राई आइस के इस्तेमाल के कारण जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसको जो हानि पहुंचाई जा सकती है वो बचाई जा सकती है। और सेकंड स्टेटमेंट इज द फायर सिचुएशंस कॉज ड्यू टू ऑयल स्पिल। यानी तेल के गिरने के कारण या तेल से रिलेटेड कोई आग लगी है सपोज, तो उसके कारण जो पानी अगर हम डालेंगे तो वो आग को एग्रावेट यानी और ज़्यादा झुलसा सकता है और ज़्यादा उसमें हेल्प कर सकता है। फायर फायर सिचुएशंस कॉज ड्यू टू ऑयल स्पिल्स दैट आर एग्रावेटेड ड्यू टू वाटर एक्सटिंग्विशर्स कैन बी मोर टाइटली कंट्रोल्ड। ओके, तो इसका मतलब हो गया जो फायर सिचुएशंस हैं ऑयल स्पिल से रिलेटेड वो वाटर के द्वारा करेंगे अगर, तो ज़्यादा बेटर कंट्रोल किया जा सकता है। इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा ठीक है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। जब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के ऊपर आग लगती है तो जैसा आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी पे जब आग लगी, और वाटर तो एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। यानी अगर आपने कोई सपोज ये इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड में आग लग गई, यहाँ पे आपने पानी डाला, अभी पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिल सकते हैं जिसके कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है। और जहाँ पे ऑलरेडी आग लग रही है वो उस आग को और ज़्यादा बढ़ावा दे सकती है।
इस वजह से हमें कहा जाता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रिकल फायर हो उस पर कभी भी पानी नहीं डालते। सिमिलरली जब ऑयल होता है, अभी आपने सपोज एक गिलास लिया, उसके अंदर हमने ऑयल डाला और पानी डाला, ओके। तो ऑयल को आपको पता होगा, ऑयल हमेशा पानी के ऊपर तैर जाता है ना, क्योंकि ऑयल की जो डेंसिटी होती है वो पानी के रिगार्डिंग कम होती है, जिसके कारण पानी नीचे सेटल हो जाता है और ऑयल ऊपर बैठ जाता है। सपोज इसके ऊपर अगर आग लग गई तो इसके कारण क्या होगा, जब भी आप इसके ऊपर पानी फेंकेंगे तो पानी इंस्टेड ऑफ इस आग को बुझाने के वो ऑयल को पार करेगा और नीचे जाके सेटल होता जाएगा, जिसके कारण आग तो कभी बुझ ही नहीं पाएगी। इसलिए कहते हैं कि हमें CO2 या फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना चाहिए जहां पे ड्राई आइस हो। प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट फ्लेम कलर्स ऑफ अ बंसन बर्नर डिपेंड्स ऑन। बंसन बर्नर जैसे अगर आपने कभी साइंस डिपार्टमेंट की लैब में गए हो तो वहाँ पे एक ऐसा स्टोव जैसा होता है छोटा सा, ऐसे ये पाइप निकल रहा होता है जहाँ से इसको गैस मिलती है। तो ये जो बंसन बर्नर है, इसकी जो फ्लेम है, यहाँ से जो आग निकल रही है, इसकी जो फ्लेम है, लौ है, उसका जो कलर है वो इन तीनों में से किसके ऊपर डिपेंड करता है। हमारे पास ऑक्सीजन सप्लाई का एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन है कि जो बंसन बर्नर है, ये जो बंसन बर्नर है इसका जो साइज है उसके ऊपर डिपेंड करता है, या जो फ्यूल है यानी कितनी प्रेशर से गैस निकल रही है और क्वालिटी ऑफ फ्यूल क्या है, उसमें कोई मिलावट तो नहीं है फ्यूल के अंदर, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये तीनों में से क्या ऑप्शन ठीक है? सो द आंसर इज सी, वन ओनली, यानी ऑक्सीजन सप्लाई के ऊपर प्राइमरीली डिपेंड करता है एज पर दिस। In most common type of flames, hydrocarbon flames, most important factor is oxygen pre-mixing। यानी सपोज हमारी जो गैस है, ये सिलेंडर है, सपोज यहाँ से गैस आ रही है, ये आपके बंसन बर्नर में जा रही है, तो यहाँ पे जो आपकी लौ निकलेगी इसके ऊपर भी डिपेंड करेगी कि जो आपके सिलेंडर के अंदर जो ऑलरेडी गैस है उसके साथ ऑक्सीजन किस तरह मिली हुई है, क्योंकि जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन होगी उतनी ज़्यादा ब्राइट और पावरफुल आपका लौ निकलेगी या फ्लेम बनेगी। तो डिफरेंट फ्लेम टाइप्स ऑफ अ बर्नसन बर्नर डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन सप्लाई, यानी किसी भी ऑक्सीजन सप्लाई में कितनी बढ़ोतरी है कितनी कटौती है उसके बेसिस पे आपके बंसन बर्नर की कलर चेंज हो जाती है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग बंसन बर्नर के हम देख सकते हैं कि प्री मिक्सिंग में जब ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा होती है ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है उसके बेसिस पे आपके कलर चेंज हो जाते हैं। विच ऑफ दीज पॉलीमर्स इज ऑफन कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सिल्क? इन चारों में से आर्टिफिशियल सिल्क किसे कहते हैं? तो आंसर शुड बी रेयॉन। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये जो है इमिटेशन सिल्क भी कहा जाता है क्योंकि इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल जो है सिल्क जैसा सॉफ्ट होता है। देखिए ना, इमिटेट द फील एंड टेक्सचर ऑफ नेचुरल फाइबर सच एज सिल्क, वूल एंड कॉटन। द टाइप दैट रिजेंबल सिल्क आर ऑफन कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। रेयॉन इज मेड फ्रॉम प्योरिफाइड सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो होता है आपका प्लांट बेस्ड होता है, तो ये आपके वुड से निकलता है, वुड पल्प से। तो ये रिलेटिवली जो एनिमल स्किल या लेदर हो गया, तो उसके टर्म्स में ये काफ़ी इको फ्रेंडली भी कहा जा सकता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अ पर्टिकुलर स्ट्रेन ऑफ स्यूडोमोनास पुतिदा is able to solubilize the insoluble phosphate from organic phosphate sources in soil। ये हमें एक स्टेटमेंट गिवन है जहाँ पे ये पर्टिकुलर स्पीशीज है एक, ओके। और इसका कहना है कि जो हमारे सॉइल के अंदर बहुत सारे फॉस्फेट्स होते हैं, इनसॉल्युबल फॉस्फेट्स मतलब जो पानी के साथ ना मिल पाए, उनको सोल्यूबलाइज यानी उनको ब्रेक डाउन करके सिंपलर कंपाउंड्स में कन्वर्ट करता है। सेकेंड स्टेटमेंट है नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय साइनोबैक्टीरिया प्रोवाइड्स राइस प्लांटेशन विद बायोफर्टिलाइजर। यानी साइनोबैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं यानी हवा में से नाइट्रोजन निकाल के प्लांट को प्रोवाइड करवाते हैं, वो बायो फर्टिलाइजर की तरह काम करता है फॉर राइस प्लांटेशन। अजोटोबैक्टर्स एज अ बायो फर्टिलाइजर कैन बी यूज्ड विद सीरियल क्रॉप्स एज वेल एज वेजिटेबल क्रॉप्स। यानी अजोटोबैक्टर जो होता है उसका इस्तेमाल सीरियल क्रॉप्स यानी जैसे हम गेहूँ हो गया, है ना, बाजरा हो गया, ये सब सीरियल क्रॉप्स में आ जाता है, और वेजिटेबल क्रॉप्स के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इन तीनों में से कौन कौन से ठीक है? सो आंसर डी शुड बी करेक्ट, ऑल थ्री ऑफ देम आर करेक्ट। ड्यू टू इमोबिलाइजेशन ऑफ फॉस्फेट बाय मिनरल आयन सच एज Fe का मतलब होता है आयरन, एल्यूमिनियम या कैल्शियम, द रेट ऑफ अवेलेबल फॉस्फेट इन सॉइल इज वेल बिलो प्लांट नीड्स।
हेंस नीड फॉर सच बायो फर्टिलाइजर्स। यानी जो हमारे प्लांट्स को नीड होती है फॉस्फेट्स की, वो इतनी सफिशिएंटली अवेलेबल नहीं हो पाती, क्योंकि उनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो इतने ज़्यादा ब्रेकेबल नहीं होते। जैसे कि आयरन हो गया, आयरन के साथ फॉस्फेट का कंपाउंड हो गया, एल्यूमिनियम के साथ फॉस्फेट का कंपाउंड हो गया, कैल्शियम के साथ फॉस्फेट का कंपाउंड हो गया, जिसके कारण हमारे जो प्लांट्स हैं उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। अब ये जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, इन कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिससे आपका आयरन अलग हो गया, फॉस्फेट वाला पार्ट अलग हो गया, जिससे ये फॉस्फेट सिंपलर फॉर्म में आ गया और प्लांट ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी बिलोंगिंग टू अ जनरल साइनोबैक्टीरिया जीनस फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये ब्लू ग्रीन एल्गे को हम इन जनरल साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं and are used as inoculations for paddy crop grown both under upland and lowland conditions. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following are used as both biofertilizers as well as explosive? इन तीनों में से बायो फर्टिलाइजर की तरह, सॉरी फर्टिलाइजर नॉट बायो फर्टिलाइजर, इट्स बोथ नॉट बायो, फर्टिलाइजर की तरह एज वेल एज एक्सप्लोजिव की तरह किसको इस्तेमाल किया जा सकता है? कैल्शियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट या पोटेशियम इन एनपीके फर्टिलाइजर्स। So answer should be ammonium nitrate only. A. Ammonium nitrate only. अब इसका जस्टिफिकेशन देख लेते हैं। अमोनियम नाइट्रेट और NH4NO3 is frequently added to improve a fertilizer's nitrogen content. ये अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला है NH4NO3, ठीक है। इसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी करवाई जा सके प्लांट्स को। बट जो अमोनियम नाइट्रेट होता है, ये एक अनस्टेबल कंपाउंड की तरह भी वर्क करता है, जो कि लीथल होता है। लीथल मतलब जानलेवा। अगर ये अमोनियम नाइट्रेट का जो कंपाउंड है, अगर ये आग की कांटेक्ट में आ जाता है तो ये जल सकता है, जिस और एकदम से वॉयलेंटली एक्सप्लोड करता है, यानी बम की तरह फटता है। The explosive force occurs when solid ammonium nitrate decomposes very rapidly into two gases. जो हमारा अमोनियम नाइट्रेट है, एकदम से दो गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर। ओके। ऑक्सीजन इज एडेड टू एटमॉस्फेयर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस? ऑक्सीजन को हम एटमॉस्फेयर में कैसे जोड़ सकते हैं? फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, इट्स O3, यानी ऑक्सीजन के तीन मॉलिक्यूल, सॉरी ऑक्सीजन के तीन एटम मिलके एक ओजोन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स, मेटाबॉलिज्म बाय लेग्यूमिनस बैक्टीरिया। इन तीनों में से ऑक्सीजन कौन प्रोड्यूस करता है? सिर्फ फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट्स ही करता है, क्योंकि ब्रेक डाउन एंड फॉर्मेशन ऑफ ओजोन में तो आपका O3 लगेगा, मतलब ऑक्सीजन कंज्यूम होगा। सिमिलरली मेटाबॉलिज्म बाय लेग्यूमिनस बैक्टीरिया, ये एनएरोबिक होता है, सॉरी ये एनएरोबिक होता है। ये एनएरोबिक मतलब विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का इसमें कोई लेना देना ही नहीं होता। सो आंसर शुड बी 2 ओनली। देखिए फॉर्मेशन ऑफ ओजोन कंज्यूम्स ऑक्सीजन, क्योंकि अब आप खुद बताइए, जिस चीज का मेन प्रोडक्ट ही ऑक्सीजन है, तो उसके फॉर्मेशन से हम ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे? Which of the following is a strong smelling agent added to LPG cylinders to help in detection of gas leakages? LPG के अंदर इन चारों में से कौन सी चीज मिलाई जाती है जिसके कारण हमें गैस लीकेज का पता चल जाए? जब भी आपने एलपीजी का गैस सिलेंडर के आसपास गए होंगे तो एक अजीब सी स्मेल आती है, पंजेंट सी। वो इसलिए आती है क्योंकि इन चारों में से एक कंपोनेंट है जिसको हमने ऐड करा है स्पेशली। एलपीजी वैसे टेस्टलेस और स्मेललेस गैस होती है, मतलब उसकी कोई स्मेल नहीं आती है, जिसके कारण हमें लीकेजेस का कई बार पता नहीं चलता और बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है। तो उस दुर्घटना से बचने के लिए यहाँ पे अलग से एक गैस डाली जाती है, ताकि कहीं पे भी हल्की सी भी लीकेज हो तो उसकी जो स्मेल है वो लोगों को आगाह कर दे, लोगों को वार्न कर दे कि यहाँ पे लीकेज है, आप इसको या तो ठीक करिए, और अगर ज़्यादा गैस निकल गई है तो आप प्लीज़ यहाँ से बाहर जाइए और इसका गैस को बाहर हवा में भेजिए। आंसर इज बी, इथेन थायोल। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये आयु पैक का फुल फॉर्म आप देख लीजिए, मतलब वैसे तो पूछता नहीं है बट कई बार स्टेटमेंट के अंदर आ जाते हैं, तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आपको।
तो इसके लिए जो कंपाउंड यूज किया जाता है उसका नाम है इथेन थायोल। इसका नाम ऑल्सो इज नोन एज इथाइल मरकाप्तान। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन के संदर्भ में ये 3 स्टेटमेंट्स गिवन है, इन तीनों में से कौन से ठीक है? इट स्टार्ट टू बॉयल वंस इट रीचेस रूम टेम्परेचर। इट इज एन इनफ्लेमेबल गैस। इट इज बैंड फॉर यूज एज एन एडिटिव इन फ्रोजन फूड इन इंडिया। हमें 3 स्टेटमेंट्स गिवन है, अभी हम इसको लॉजिक था लगाने की ट्राई करते हैं, फैक्ट्स छोड़ देते हैं। इट बॉइल्स व्हेन इट रीचेस रूम टेम्परेचर। एक बात बताइए, तो बॉयल का मतलब होता है लिक्विड से गैस बन जाना, ओके। तो लिक्विड नाइट्रोजन जो है रूम टेम्परेचर पे बॉईल हो जाता है, तो ये गलत है, क्योंकि नाइट्रोजन की जो बॉइलिंग पॉइंट है इट्स अराउंड नेगेटिव कैल्विन्स। लेट्स सी, लिक्विड नाइट्रोजन हैज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ -195.8 डिग्री सेल्सियस। यानी इतने डिग्रीज पे, इतने कम टेम्परेचर पे ये बॉयल हो जाता है, यानी ये हवा में उड़ना शुरू हो जाता है। तो नेचुरली रूम टेम्परेचर पे तो ये बहुत जल्दी उड़ जाएगा। और स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं। इट इज अ कलर्ड ओडोरलेस नॉन इनफ्लेमेबल गैस। यानी अगर आप इस पे लिक्विड नाइट्रोजन पे आग लगाने की ट्राई करेंगे तो उस पर आग नहीं लग पाएगी, क्योंकि आप खुद बताइए जिस चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट 195 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका मतलब इतने कम टेम्परेचर पे वो ऑलरेडी गैस बन के उड़ चुका है। तो उसमें अगर आप और एनर्जी देंगे तो ऑलरेडी वो उसके अंदर जलने के लिए कुछ है ही नहीं, तो उसमें आग कहाँ से लगेगी। प्लस नाइट्रोजन इज अ वेरी स्टेबल कंपाउंड, ओके। इस और लिक्विड नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन की मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसको तोड़ना भी बड़ा मुश्किल है। लिक्विड नाइट्रोजन इज परमिटेड एज एन एडिटिव इन फ्रोजन फूड एज पर गाइडलाइंस ऑफ एफएसएसएआई। एफएसएसएआई ने कुछ गाइडलाइंस के अंतर्गत लिक्विड नाइट्रोजन को फूड के अंदर फ्रोजन फूड्स बनाने में अलाउ कर रखा है, एज लॉन्ग एज लिक्विड नाइट्रोजन के एडिशन के बाद थोड़े टाइम तक आप उसको कंज्यूम ना करें, ताकि थोड़ा सेटल हो जाए, क्योंकि लिक्विड नाइट्रोजन एक बहुत ही रिस्की सब्सटेंस है। और बाय चांस इसके अंदर अगर आपने लिक्विड नाइट्रोजन को टच भी कर लिया डायरेक्ट विदाउट एनी इंसुलेशन, तो हो सकता है आपका हाथ भी काटना पड़ जाए। वो इतना बुरी तरीके से बर्न करता है, कोल्ड बर्न करता है एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग मैचेस ऑफ न्यू डेवलपमेंट्स एंड देयर corresponding गुड प्लांट और स्पीशीज। यानी हमें 3 चीज़ें गिवन है और 3 चीज़ों से रिलेटेड हमें कुछ भी हो सकता है। गुड्स मतलब कोई सामान हो सकता है, प्लांट्स हो सकता है, कोई स्पीशीज हो सकता है। तो जाइबॉक का क्या अगरबत्ती से कोई लेना देना है? जीवी कल्प का क्या बैम्बू से लेना देना है? और फ्लेमिंजिया सेमिलता का सीलैक से कोई लेना देना है? लेट्स सी। तो आंसर इज बी, यानी ये आपका मैच द फॉलोइंग है। जाइबॉक का बैम्बू से लेना देना है, जीवी कल्प का अगरबत्ती से लेना देना है, और फ्लेमिंगिया का सीलैक से लेना देना है। लेट्स सी हाउ। स्टेटमेंट 1 देख लेते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट को हम एमओई एफसीसी भी कहते हैं। तो एमओई एफसीसी हैज हेल्प डेवलप कॉस्ट इफेक्टिव एंड ग्रीन सोल्यूशन फॉर इंक्रीजिंग लाइफ ऑफ बैम्बू। तो बैम्बू की जो लाइफ होती है और वो कॉस्ट इफेक्टिव, यानी उसको सस्ते में बनाने के लिए एक तरीका निकाला है जिसका नाम है जो एक प्रिजर्वेटिव है जिसका नाम है जाइबॉक। तो ये जो कॉस्ट इफेक्टिव और इको फ्रेंडली एक प्रिजर्वेटिव बनाया गया जिसका नाम जाइबॉक रखा गया है, किसके द्वारा? एमओई एफसीसी के द्वारा। तो इस एक स्टेटमेंट में कई सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। अब स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं। इट ऑल्सो डेवलप्ड एन इको फ्रेंडली बाइंडिंग मटीरियल। ये यहाँ भी एमओई एफसीसी की ही बात हो रही है। तो ये इको फ्रेंडली बाइंडिंग मटेरियल है जीवी कल्प। तो अब आपको पता होगा जो अगरबत्ती बनाते हैं तो वो एक पेस्ट जैसा होता है ओरिजिनली, स्टिक स्टिक पे लगाने से पहले। तो स्टिक पे लगाने के लिए ऑब्वियसली आपको एक बाइंडिंग मटेरियल चाहिए होगा। तो एक इको फ्रेंडली बाइंडिंग मटेरियल बनाया गया जिसका नाम रखा गया जीवी कल्प। इसके कारण, ये जीवी कल्प के कारण जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 60% तक कम हो गई है। यानी सपोज अगर पहले एक पैकेट को बनाने में अगर 100 रुपये लगते थे, तो अब 100 की जगह 60 रुपये कम हो गए, यानी 40 रुपये लगते हैं, ओके। अब स्टेटमेंट 3 सी लैक की बात कर लेते हैं। लैक कल्टीवेशन टेक्निक्स ऑन फ्लेमिंजिया सेमिलाटा, एन एवरग्रीन नेटिव shrub, has been standardized, resulting in much higher yield per acre and annual return as compared to traditionally used kusum trees. Darwinian theory of evolution is based on which of these concepts?
जो डार्विन की थ्योरी है इवोल्यूशन की, ओके, तो इन तीनों में से किसके ऊपर बेस्ड है? ब्रांचिंग डेसेंट, नेचुरल सिलेक्शन या जेनेटिक ट्री? तो द आंसर इज ए, यानी 1 एंड 2 ओनली। अभी हम समझ लेते कैसे। स्टेटमेंट 1 समझते पहले, डेसेंट विद मॉडिफिकेशन और इवोल्यूशन हैज अकर्ड बाय ब्रांचिंग। डिफरेंट स्पीशीज शेयर कॉमन, जैसे हम बोलते हैं अगर फैमिली ट्री बनाने को बोलते हैं, तो ये फादर हो गए, ये मदर हो गया, फिर उनके बच्चे हो गए, सपोज एक बेटा हो गया, एक बेटी हो गया। अब बेटे ने एक शादी कर ली, अब उनका भी एक बच्चा हो गया जो कि बेटा निकल गया, उसने भी शादी कर ली। तो इस टाइप की एक ब्रांचिंग देख रही है, ब्रांचेस बनते जा रहे हैं, राइट। तो इसी की ब्रांचिंग की यहाँ पे बात हो रही है, जहाँ पे एंसेस्टर सेम है और वहां से नीचे 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 ट्री बनता जा रहा है। लमार्किज्म डील्स विद, लमार्किज्म एक बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। इन चारों में से लमार्किज्म किससे रिलेटेड है? मैनेजमेंट ऑफ स्पेस डिब्री। अच्छा, ये तो मैंने पहले ही बता दी कि बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे तो आप समझ ही गए होंगे, ये तो पक्का से नहीं हो सकता। एलोकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ऑन अर्थ, इवोल्यूशन एंड एडेप्टेशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, ये आपको तो जैकपॉट लगना चाहिए, क्योंकि ये सारे इतने ज़्यादा अलग अलग स्टेट्स में हैं। कोई स्पेस से बात कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट से बात कर रहे हैं, कोई कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में बात कर रहा है और कोई एवोल्यूशन में बात कर रहा है। तो इससे आपको हल्का सा भी अगर आइडिया हो कि लमार्क किससे रिलेटेड है, तो आप इसका आंसर बड़ी इजीली कर सकते हैं, जब आपको पूरा 100% श्योर नहीं हो तब भी। Lamarckism is the idea that an organism can pass characteristics that it has acquired during its lifetime to its offspring. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल की तरह मैं बताता हूँ, ये बायोलॉजी की एनसीईआरटी में काफ़ी पॉपुलर एग्जाम्पल है। तो लमार्किज्म का ये मानना था कि शुरुआत में जब पॉपुलेशन कम हुआ करती थी एनिमल्स की, तो पेड़ छोटे होते थे, ओके। तो यहाँ पे हमारा एक एनिमल आया, उसने जिराफ का एग्जाम्पल लिया। सॉरी, ये जिराफ थोड़ा सुंदर सा नहीं बना। तो जिराफ ने आके यहाँ पे पेड़ को खाना शुरू किया। ये काफी लंबा सा पेड़ था ओरिजिनली, ठीक है। बट जब इवेंचुअली यहाँ से ओवर द टाइम कई जनरेशन में यहाँ से नीचे के पेड़ों पे पत्ते आने बंद हो गए। तो उसमें क्या हुआ, जब नीचे तो पेड़ लगा नहीं, पत्ते लगे नहीं, ऊपर ऊपर हुए। तो ये जो हमारे जिराफ थे या उनके जो एंसेस्टर्स थे जिराफ के, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपनी गर्दन को फोर्स करा और घास खाने या पत्ते खाने के चक्कर में उन्होंने अपने अंदर इवोल्यूशन लाया, और धीरे धीरे उनकी जो गर्दन है वो और ज़्यादा बढ़ती गई। ये सपोज जिराफ है, तो ऐसे धीरे धीरे उनकी गर्दन बढ़ती गई ताकि वो ऊपर ऊपर के अच्छी क्वालिटी के पत्ते खा सके। तो दिस वॉज द बेसिस ऑफ लमार्किज्म। Consider the following statements. The term transcriptome can be used to describe the array of an mRNA transcripts produced in a particular cell or tissue type. जो ट्रांसक्रिप्टोम होता है उसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। An organism's transcriptome remains unchanged throughout its various stages of development and changing environmental conditions. यानी जो ट्रांसक्रिप्टोम होता है उसके ऊपर डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल कंडीशंस का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन दोनों में से कौन सा ठीक है? So answer should be A only, one only. A transcriptome is a full range of mRNA. mRNA जो है एक इंटरमीडिएट स्टेज होता है डीएनए रेप्लिकेशन का, तो उसके अंदर ऐसे सिंगल स्ट्रैंडेड मैसेंजर आरएनए बन जाता है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ये एक्सप्रेस किए जाते हैं ऑर्गेनिज्म द्वारा। स्टेटमेंट टू, इन कंट्रास्ट विद द जीनोम विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स स्टेबिलिटी, ट्रांसक्रिप्टोम एक्टिवली चेंजेस। ऑब्वियसली आरएनए जो होता है आपका वो बहुत इजीली चेंज हो सकता है क्योंकि ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, राइट। जबकि जीनोम जो होता है, जीनोम यूजुअली आपके डीएनए से रिलेटेड होता है। तो डीएनए आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको तोड़ना और उसमें चेंजेस लाना बड़ा मुश्किल होता है। एमआरएनए के अंदर ऑब्वियसली लाना रिलेटिवली इजी रहेगा। अल्फा टॉक्सिन्स इन चारों में से किसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं? तो आंसर इज मोल्ड फंगाई, डी। ये लॉजिकल है, लॉजिकल नहीं है सॉरी, ये फैक्चुअल है। तो ये आपको पता होगा तो आप कर सकते हैं अटेम्प्ट, नहीं पता होगा तो नहीं कर सकते। Consider the following statements. A cold-blooded animal can convert much more of its food
into body mass compared to a warm blooded animal of same weight. अब आप पूछेंगे भैया ये कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड एनिमल का सीन क्या है, तो अभी समझा देते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा, ह्यूमंस जो होते हैं उनको जब ठंड लगती है या फिर उनको गर्मी लगती है, इवेंचुअली गर्मी लगती है तो वो उनको पसीना आता है, इवेंचुअली हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर रहता है सेम रहता है। और जब ठंड लगती है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हम कुछ पहन लेते हैं, तो इवेंचुअली जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है, राइट, तो इवेंचुअली वो अराउंड 36-37 ही रहता है। तो हमारे इसमें टेम्परेचर, एक्सटर्नल टेम्परेचर के साथ हमारी बॉडी में टेम्परेचर चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो हम हॉट ब्लडेड हो गए या वार्म ब्लडेड एनिमल्स हो गए। बट जो यूजुअली जो पानी के अंदर एनिमल्स होते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, उनकी जो बॉडी होती है वो एज पर द इन्वायरमेंट अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं। जैसे सपोज पानी के अंदर टेम्परेचर बढ़ गया, तो अकॉर्डिंगली फिश भी अपना टेम्परेचर बढ़ा लेती है, और अगर टेम्परेचर कम होता जा रहा है तो फिश भी अपना टेम्परेचर अकॉर्डिंगली घटा लेती है। इसके ऊपर एक काफ़ी कहानी पॉपुलर भी है कि एक बार क्या हुआ था, किसी एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसके अंदर एक बाल्टी के अंदर एक फ्रॉग को डाल दिया था, ओके, और पानी के साथ, और नीचे आग लगा दी थी। तो अब इसमें क्या हुआ था कि जो फ्रॉग है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, यानी जैसे जैसे आग बढ़ती गई उसने अपनी जो एनर्जी का इस्तेमाल करके अपना टेम्परेचर भी बढ़ाता गया ताकि वो सराउंडिंग के साथ शिफ्ट हो सके, सॉरी, सराउंडिंग के साथ ढल सके। बट इवेंचुअली क्या हुआ, जब पानी बॉयल पर आ गया, जब आपका मेंढक जो है, जो फ्रॉग है, वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर अकॉर्डिंगली चेंज नहीं कर पाया, तो उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं बची थी कि वो यहाँ से कूद के अपनी जान बचा सके। तो इस एक यहाँ पे मॉरल ऑफ द स्टोरी था कि अपनी जो अ, क्या बोलते हैं टॉलरेंस है उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए, नहीं तो आप इस फ्रॉग की तरह मर जाएंगे। तो ये पूरा एक्सप्लेन्ड है। अच्छा, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए हो, जो जो हमने यहाँ पे डिस्कस करा है इसको अगर पीडीएफ फॉर्म में अगर आपको चाहिए हो, तो आप हमारे टेलीग्राम ऐप के ऊपर जाके इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप इजीली इसकी पीडीएफ को, इनफैक्ट हमारे सारे लेक्चर्स की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। Why is there a growing interest in superfood called spirulina? स्पिरुलिना नाम के सुपर फूड के ऊपर इंटरेस्ट क्यों बढ़ता जा रहा है? इट इज इट्स वाटर एंड लैंड फुटप्रिंट फॉर सेम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इज लोअर देन लाइफ स्टॉक। लैंड और वाटर फुटप्रिंट का क्या मतलब होता है? तो लैंड का और वाटर फुटप्रिंट का आप ऐसा समझ सकते हैं कि इसको ग्रो करने के लिए जो लैंड का इस्तेमाल होता है और वाटर का इस्तेमाल होता है उसकी बात हो रही है। सपोज हम लाइफ स्टॉक को लाइफ स्टॉक उगाते तो नहीं है, पालते हैं। लाइफ स्टॉक को अगर हम पाल रहे हैं तो उसके लिए हमें बहुत सारा लैंड चाहिए होगा। सपोज गाय को ही ले लेते हैं कि गाय को हम फॉर कंजम्पशन पर्पजेज अगर उगाते हैं या पालते हैं, सॉरी, अगर हम गाय को पालते हैं तो उनको पालने के लिए बहुत सारा हमें फार्म लैंड चाहिए होगा, उनको खिलाने के लिए भी मतलब बहुत सारा भूसा चाहिए होगा, घास चाहिए होगी। तो इसके अंदर हमें बहुत सारा लैंड चाहिए होगा इसको करने के लिए, वर्कआउट करने के लिए। प्लस आपकी गाय बहुत सारा पानी पीती है, और जो आप उनको भूसा खिला रहे हो, घास खिला रहे हो, उनको कल्टीवेशन में भी बहुत सारा पानी लग जाता है। तो ये उनका लैंड फुटप्रिंट और वाटर फुटप्रिंट हो गया। ऑन कॉन्ट्ररी जो स्पिरुलिना होता है उसको उगाने के लिए रिलेटिवली कम वाटर और लैंड का इस्तेमाल होता है फॉर सेम न्यूट्रिएंट। अगर हमें गाय से 10-100 ग्राम प्रोटीन की बात कर रहे हैं और स्पिरुलिना से प्रोटीन की बात करें 100 ग्राम, तो उसके संदर्भ में हमें स्पिरुलिना में बहुत कम पानी और लैंड देना पड़ेगा। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। इट इज़ अ कंप्लीट प्रोटीन सोर्स कंटेनिंग ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो प्रोटीन्स जो होते हैं उनके अंदर अमीनो एसिड्स के बेसिस पे बनते हैं। तो जो आपके अमीनो एसिड्स होते हैं वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स होते हैं, उन्हें एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं, जो हमें इजीली खाने के सोर्सेज में नहीं मिल पाते हैं, स्पेशली वेजिटेरियन डाइट में। It does not contain any fats, trans fats, and carbohydrates, making it an important medication for blood sugar control. यानी जो आपका स्पिरुलिना है उसके अंदर फैट्स या ट्रांस फैट्स या कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होता, जिसके कारण आप ब्लड शुगर को कंट्रोल में ला सकते हैं। इन तीनों में से कौन सा ठीक है? देखो 1 2 3 ऑल 3 तो है नहीं क्योंकि ऑप्शन के अंदर ही नहीं है, तो आप वहाँ पे बच गए। तो अब आपको देखना है कि इन तीनों में से कौन सा ठीक हो सकता है। सो आंसर शुड बी ए, 1 and 2 ओनली। Spirulina is a biomass of cyanobacteria.
साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गे that can be consumed by humans and other animals. Which of these flowers are not single flowers but actually a group of flowers? मैरीगोल्ड, रोज या सनफ्लावर. अब आप सोचेंगे कि एक फ्लावर के अंदर बहुत सारे फ्लावर कैसे हो सकते हैं. तो अभी अगर आपने कभी गेंदे के फूल को देखा होगा तो देखने में वो ऐसे घुंघराला सा होता है, राइट, और नीचे ग्रीन कलर का बड जैसा होता है. बट अगर आप इस ग्रीन कलर के बड को कभी आपने हटा के देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि ऐसे बहुत सारे स्टेमन्स जैसे आ रहे हैं और उनके ऊपर छोटे छोटे फूल्स हैं. यानी ये छोटे छोटे फूल मिलकर एक मैरीगोल्ड का फूल बना रहे हैं या गेंदे का फूल बना रहे हैं. ओके, तो यहाँ पे हमारा मैरीगोल्ड तो हो गया और सनफ्लावर हो गया. तो अब देखते हैं 1 एंड 3 किसका आंसर है, बी का. तो आंसर शुड बी बी. What are the atmospheric factors affecting transpiration in plants? प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपिरेशन की विधि होती है, यानी जो आपके लीफ होते हैं प्लांट के, तो ये जो पानी लूज करते हैं. पानी लूज किस लिए करते हैं, ताकि ये थोड़ी ठंडक ला सके. जैसे हम पसीना लूज करते हैं, सिमिलरली प्लांट भी पानी लूज करते हैं कि एक्सेस वाटर हो या गर्मी ज़्यादा हो तो ठंडक पाने के लिए पानी लूज करते हैं. तो पानी यहाँ से जब उड़ता है उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं. अच्छा, यही पूछा है कि क्यों करते हैं. तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सॉरी, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग, यानी ये ट्रांसपिरेशन की रेट जो होती है कि ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा कि कम ट्रांसपिरेशन होगा, वो कैसे डिसाइड होता है. इज इट रिलेटिव ह्यूमिडिटी, विंड एंड एयर मूवमेंट, या सॉइल मॉइस्चर अवेलेबिलिटी. अब आप खुद सोचिए, अगर बाहर जो है ऑस्मोसिस तो आपको पता ही होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में पानी जाता है. ओके, तो यहाँ पे भी ऑस्मोसिस वाला कॉन्सेप्ट हम सोच सकते हैं कि सपोज बाहर जो है ह्यूमिडिटी बहुत कम है और प्लांट के अंदर पानी ज़्यादा है, तो पानी कोशिश करेगा कि कम ह्यूमिडिटी वाली साइड में भागे. सिमिलरली अगर बाहर ज़्यादा ह्यूमिडिटी है और प्लांट के अंदर कम पानी है तो उस वजह से प्लांट कम ट्रांसपिरेशन करेगा. तो इसकी वजह से आपका अफेक्ट हो गया ट्रांसपिरेशन का रेट. जी हाँ, हो गया. अब विंड एंड एयर मूवमेंट, जब आपके पत्ते के ऊपर से हवा जाती है या विंड चलती है तो इसके कारण ये हिलता है, इसके ऊपर से एयर जो है कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही होती है. तो कॉन्स्टेंटली जो एयर चेंज होती है वो भी एक प्रेशर क्रिएट करती है जिसके कारण पत्ते थोड़ा सा पानी लूज कर देते हैं. ओके, तो यहाँ पर विंड एंड एयर मूवमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. सॉइल मॉइस्चर अवेलेबिलिटी, ऑब्वियसली अभी आपके पास सोर्स होगा किसी चीज़ का तभी तो आप उसको लूज कर सकते हैं. अभी यहाँ पे पानी कम होगा तो प्लांट के पास पानी कम जाएगा तो प्लांट ऑब्वियसली ज़्यादा ट्रांसपिरेशन नहीं कर पाएगा. बट ऑन कॉन्ट्रास्ट अगर पानी यहाँ पे ज़्यादा है तो प्लांट के पास अवेलेबल है बहुत सारा पानी तो इजीली लूज कर सकता है. तो ये तीनों ही करेक्ट है. ऑल 1 2 3 आर करेक्ट. आंसर डी इज करेक्ट. ये सारे एक्सप्लेनेशन है, ये आप आराम से टेलीग्राम से डाउनलोड करके पढ़ लेना. What is the difference between angiosperms and gymnosperm? एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में क्या फर्क है. तो ये एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म आप एक समझ लीजिए कि ये दोनों में ही सीड्स होते हैं. वैसे तो यहाँ पे हमें गिवन है एंजियोस्पर्म्स आर सीड प्रोड्यूसिंग वेयर एज जिम्नोस्पर्म्स डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स. ये हमें फैक्ट्स गिवन है, फैक्ट्स नहीं है, हमें स्टेटमेंट गिवन है. जिम्नोस्पर्म्स आर फ्लावर्स bearing plants whereas angiosperms do not bear flowers. Let's see the answer. So answer should be D, यानी both of them are wrong. क्योंकि मैंने जैसे पहले आपको बताया कि दोनों के अंदर ही सीड्स प्रोड्यूस होते हैं तो ए तो पक्का से गलत है. तो ए और सी दोनों रॉन्ग हो जाएंगे. तो अब टू का बात कर लेते हैं. द जिम्नोस्पर्म्स आर अ ग्रुप ऑफ सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स लाइक जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स आर सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स. यानी ये दोनों ही सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं. पर इनमें डिफरेंस जो होता है वो क्या है, जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनके अंदर प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स नहीं होते. यानी फ्लावर्स एंडोस्पर्म विद इन द सीड्स एंड द प्रोडक्शन ऑफ फूड कंटेन सीड्स. यहाँ एंजियोस्पर्म्स की बात हो रही है. ओके, एंजियोस्पर्म के जो फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर सीड्स होता है. एंजियोस्पर्म्स आर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी हैबिटेट फ्रॉम फॉरेस्ट टू ग्रासलैंड्स. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एंजियोस्पर्म्स हर जगह पाए जा सकते हैं. क्लोरोफिल,
that gives plants their characteristic green color, does not absorb any visible light or electromagnetic energy. जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल एग्जैक्टली होता क्या है? जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो ग्रीन कलर आता है, तो ग्रीन कलर किसके कारण आता है? क्लोरोफिल के कारण आता है। ओके, तो ये वाला पार्ट तो ठीक हो गया। बट इट डज नॉट एब्जॉर्ब एनी विजिबल लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। अब आप बताइए पत्तों का एग्जैक्टली काम क्या होता है? पत्तों का काम होता है कि सनलाइट से एनर्जी लेना और उसके बेसिस पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करके ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस करना। दैट्स द प्राइमरी रीजन पत्ते एग्जिस्ट करते हैं। तो इसके अंदर जो क्लोरोफिल होता है उसका काम ही होता है विजिबल लाइट से यूवी लाइट निकालना और उसके बेसिस पे एनर्जी प्रोवाइड करवाना। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। द हाइड्रोजन obtained from water is combined with carbon dioxide in process of photosynthesis to form sugars for the plants। तो ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके, तो दिस वन इज करेक्ट। तो आपका जो CO2 होता है और H2 होता है, ये मिलके बनाते हैं ग्लूकोज, C6H12O6। ओके, तो विच वन इज 2 इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स फाउंड इन इंडिया आर एग्जांपल्स ऑफ क्रीपर्स? इन तीनों में से क्रीपर्स कौन कौन से हैं? तो क्रीपर्स वो प्लांट्स होते हैं जो, जैसे हम लता नहीं बोलते हैं, ऐसे छोटे छोटे इनकी टेंडर स्टेम होती है और ये इधर उधर जाते हैं, मतलब एक जगह नहीं टिकते। इन्हें जहाँ कोई अगर स्ट्रक्चर मिल गया तो ये स्ट्रक्चर पे चढ़ जाएंगे, इन्हें कोई जगह नहीं मिली तो इधर उधर चले जाएंगे। तो ये काफी अचल प्लांट्स होते हैं। तो इन तीनों में से कौन कौन सा ठीक है? तो आंसर इज सी, ऑल थ्री ऑफ देम आर करेक्ट। ब्लैक पेपर, पेलिकन फ्लावर और सिनेमन, वाइन का तो मतलब ही लता होता है, तो सी तो 100% ठीक ही होना चाहिए। A climbing plant is a plant which climbs up the trees and other objects। जो क्लाइंबर प्लांट्स होते हैं, दे आर वाइन्स whose stems wrap around the trees। ये जरूरी नहीं कि ट्रीज ही हो, कई बार आप देखते हैं कि आपकी जो गेट होता है, गेट के ऐसे जालीदार टेक्सचर है, तो उसके ऊपर भी जो है धीरे धीरे प्लांट्स ऐसे क्रॉल करके ऊपर चढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूजुअली द फंक्शंस ऑफ द रूट्स ऑफ द प्लांट? जो हमारी रूट्स होती है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। स्टोरेज ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, प्रिपरेशन ऑफ फूड, इन तीनों में से कौन कौन से काम है इसके? सो आंसर शुड बी सी, यानी 1 and 2 ओनली। द फर्स्ट root that comes from the plant is called radicle। रूट्स 4 मेजर फंक्शंस, जो रूट्स होती है हमारी यानी जड़ें जो होती है उनका प्रॉपर फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले तो ऑब्वियसली पानी लेना होता है और न्यूट्रिएंट्स लेना होता है। जो हमारी सॉइल होती है, सॉइल से ये पानी एब्जॉर्ब करता है और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है। ये जो है इस प्लांट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कि ताकि ये प्लांट ऐसे नीचे ना गिर जाए। तो रूट्स जो है पकड़ के जकड़ के इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। थर्ड इज स्टोरेज ऑफ फ्रूट फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। जैसा हम रेडिश देखते हैं, है ना, तो रेडिश क्या है? वो भी एक रूट है। ओके, तो रूट के अंदर उन्होंने अपना खाना बचा के रखा हुआ है। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड कॉम्पिटिशन विद अदर प्लांट्स। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ग्रोइंग एल्गी इन एल्गे बायोरिएक्टर? एल्गे बायोरिएक्टर को पीबीआर भी कहा जा रहा है। ओवर ग्रोइंग देम इन एन ओपन पॉन्ड, यानी आर्टिफिशियली और नेचुरली उगाने में क्या फर्क है और पीबीआर में उगाने से क्या फायदा होता है? एल्गी ग्रोन इन पीबीआर नॉट ससेप्टेबल टू कंटेमिनेशन फ्रॉम नेटिव स्पीशीज। यानी ऑब्वियसली जब आप पीबीआर या अपने लैब ग्रोन एल्गी की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है। यहाँ पे कंटेमिनेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। जबकि जब आप पॉन्ड के अंदर होते हैं तो वहाँ पे फिशेस भी होती है और भी बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, तो उनके कारण कंटेमिनेशन हो सकता है। तो एल्गे ग्रोन इन पीबीआर आर नॉट ससेप्टेबल टू कंटेमिनेशन। The ability to control the density of algae cell colonies in PBR is more easily than an open pond leads to higher productivity in PBR। जो एल्गी की सेल कॉलोनीज हैं वो पीबीआर में इजीली कंट्रोल की जा सकती है एज कंपेयर टू पॉन्ड्स। तो इन दोनों में से आपको क्या लगता है कौन सा ठीक है? बोथ 1 and 2 आर करेक्ट।
फॉर्मेशन ऑफ कैविटीज इन अ ब्रेकडाउन ऑफ टीथ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बाय बैक्टीरिया आफ्टर फूड डिके। तो जो हमारे बोलते नहीं दांतों में कीड़े लग गए, तो जो बैक्टीरियल एक्शन होता है वो इन चारों में से क्या प्रोड्यूस करता है जिसके कारण हमारे दांतों में कैविटीज हो जाती है। कैविटीज मतलब ये सपोज आपका दांत है तो इसमें ऐसे छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। तो क्या वो एसिड प्रोड्यूस करता है, बेस प्रोड्यूस करता है, सॉल्ट प्रोड्यूस करता है, या हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज करता है? ऑब्वियसली एसिड करेगा, तभी तो यहाँ पे एक्शन आ पा रहा है इतना ज्यादा। तो आंसर ए इज करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट लैटरल रूट्स। लैटरल रूट की बात हो रही है यहाँ पे। इट एक्सटेंड्स हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द प्राइमरी रूट। इट कंट्रीब्यूट्स टू improved water and nutrition uptake. Its growth is independent of plant hormones. देखिए हमारी बॉडी के अंदर कुछ भी होता है उसमें हॉर्मोन्स का बहुत वाइटल पार्ट होता है। तो नेचुरली प्लांट्स के अंदर भी हॉर्मोन्स बहुत ही ज़्यादा वाइटल पार्ट करते हैं। सो 75 का आंसर इज ए। 1 and 2 ओनली, क्योंकि कोई भी चीज़ जो हॉर्मोन्स के बिना ट्रिगर नहीं हो सकती। हॉर्मोन्स का एग्जैक्टली काम क्या होता है? किसी भी चीज़ का रिस्पॉन्स देना या फिर किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को ट्रिगर करना। कि सपोज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकला तो उसकी वजह से हमारे अंदर रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज ट्रिगर होती है। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सिमिलरली प्लांट्स के अंदर भी हर चीज हार्मोन्स के थ्रू कंट्रोल की जाती है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ रूट्स अकॉर्डिंग टू ओरिजिन ऑफ डेवलपमेंट एंड ब्रांचिंग पैटर्न इन एंजियोस्पर्म्स, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। व्हाट डिस्टिंग्विशेस वन फ्रॉम द अदर? तो पहले मैं आपको एक बार एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे हम रेडिश या कैरेट्स नहीं देखते कि उसमें एक बीच में एक प्राइमरी रूट होगी, उससे छोटे छोटे दूसरी रूट्स निकल रही है। सो दिस इज अ रूट कॉल्ड टैप रूट। ओके, ऐसे ऊपर प्लांट निकल रहा है, ये आपका अर्थ हो गया। सिमिलरली फाइब्रस रूट्स में क्या होता है, जैसे हम श्रब्स वगैरह देखते हैं या आप कहीं झाड़ी वगैरह देखते हैं तो उसके अंदर ऐसे प्लांट्स ऊपर उग रहे हैं, ठीक है। बट जो नीचे रूट्स होती हैं वो ऐसे फैली हुई होती है, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी होती है, इसके अंदर एक कोई प्राइमरी रूट नहीं होती और ऐसे फैली हुई होती है, तो वो होती है फाइब्रस सिस्टम। तो टैप रूट कैन सर्वाइव बेटर इन ड्रॉट एरिया देन अ फाइब्रस रूट। तो ये एक स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट का एक्चुअली ये स्टेट पहले तो यहाँ पे आपको ये समझना है ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है। और अगर ये सही है तो क्या ये जो हमें रीजन दिया गया है ये इसके स्टेटमेंट के लिए रीजन ठीक है या गलत है? तो ये ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं ये काफी। ओके, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टैप रूट कैन सर्वाइव बेटर इन ड्रॉट एरियाज। ये ट्रू है कि फॉल्स है? सो ए इज करेक्ट, यानी ये एग्जैक्टली ठीक है। टैप रूट कैन सर्वाइव बेटर इन ड्रॉट एरियाज एंड दिस जनरली प्लांट्स विद टैप रूट सिस्टम आर डीप रूटेड इन कंपैरिजन फाइब्रस प्लांट्स। जो हमारे ड्रॉट हिट एरियाज में टैप रूट की सर्वाइबिलिटी बेटर होती है उसका ये रीजन है। तो ए एंड आर आर रिलेटेड, सो स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। Probiotics are beneficial bacteria that are primary line of your gut. They are responsible for। अभी प्रोबायोटिक्स सुन के आपको एक ब्रांड याद आना चाहिए, इट्स याकुल्ट। तो याकुल्ट एक काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है जो प्रोबायोटिक शेक्स बेचते हैं। तो प्रोबायोटिक शेक होता क्या एग्जैक्टली? दे आर बैक्टीरिया, स्मॉल स्मॉल गुड बैक्टीरिया जो आपकी गट के होते हैं, जो आपके पेट के अंदर की जो लाइनिंग होती है उसको सुधारते हैं, उसको और ज़्यादा न्यूट्रिशियस बनाते हैं। और इन बैक्टीरिया का एग्जैक्टली काम क्या होता है इसकी यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट गिवन है। तो इन दोनों में से कौन सा ठीक है? ऑब्वियसली अगर कोई याकुल्ट खरीद रहा है तो वो नहीं चाहेगा कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़े, तो ये नेचुरली ही रॉन्ग हो गया। और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, जब आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरियाज होंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपकी गट जो है वर्क करेगी, और गट का काम क्या होता है? न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, सो ओनली 1 इज करेक्ट। Exhaled air contains more carbon dioxide as oxygen is produced as waste product of energy production। Obviously जब भी हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, जब लेते हैं तब हम हमारी ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, बट जब छोड़ते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, राइट। तो यही बोला है यहाँ पे कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है जब आप एक्सहेल करते हैं मतलब सांस छोड़ते हैं। तो जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो आप एक्सहेल कर रहे हैं। और जो ये CO2 है ये एनर्जी का, जैसे हम सांस लेते हैं
तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे एनर्जी के लिए न्यूट्रिएंट्स होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल C6H12O6 है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, तो इसके कारण हमारे पास ATP बना। ATP इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एक एनर्जी मॉलिक्यूल होता है जो हमारी बायोलॉजी में यूज होता है। तो एनर्जी बनी, तो इसके बाद हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट क्या बना, CO2, जो हम एक्सहेल कर देते हैं। तो स्टेटमेंट 1 शुड बी करेक्ट। Inhaled air contains more oxygen than carbon dioxide and used to create energy. So this is also correct. 78 का C. Same substances can act as an antiseptic as well as disinfectant. एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में एग्जैक्टली फर्क क्या होता है? तो एंटीसेप्टिक इज अ प्रिकॉशनरी मेजर मोर और लेस। फॉर एग्जांपल कभी आपके कहीं कट लग गया, तो कट के बाद यहाँ पे हो सकता है कि कोई बैक्टीरिया अटैक कर सकता है, कोई वायरल अटैक हो सकता है। तो उससे बचाने के लिए यहाँ पे हम एंटीसेप्टिक जैसे डिटॉल या सेवलॉन लगा देते हैं, तो उसे हम एंटीसेप्टिक कहते हैं। बट हमने जो डिटॉल को एज अ डिसइंफेक्टेंट भी इस्तेमाल किया, जैसे पोछे के पानी में डाल दिया हमने, राइट। तो वहाँ पे वो डिसइंफेक्ट कर रहा है, यानी कोई अगर बैक्टीरिया वहाँ एग्जिस्ट कर रहा है या एग्जिस्ट कर सकता है, तो उस इलाके को हमने डिसइंफेक्ट कर दिया, यानी कुछ यहाँ पे अब क्लीन हो गया है, कोई गंदगी नहीं है, कोई माइक्रोब्स नहीं है। तो ये डिफरेंस हो गया एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्शन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट लगाते हैं, पानी में मिला के नहीं लगाते जब भी कोई घाव पे लगाते हैं। तो एज एन एंटीसेप्टिक हम कंसंट्रेशन हाई रहता है। बट जब हम डिसइंफेक्ट कर रहे हैं, तो बहुत सारे पानी के अंदर हम 2 ढक्कन डेटॉल डाल देते हैं, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन चेंज हो गया। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। यूजिंग इट ऑन इनएनिमेट सरफेस इंस्टेड ऑफ एनिमेट बायोलॉजिकल सरफेस। तो ये आपका रॉन्ग हो गया, क्योंकि डिसइंफेक्शन की तरह तो आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। इनएनिमेट मतलब जैसे आपका नॉर्मल चीज़ होगी, जैसे ये पेन हो गया, ये रिमोट हो गया, इस टाइप की चीज़ें। और एनिमेट मतलब बायोलॉजिकल, यानी आप और मेरे जैसे लोग। तो दोनों दोनों ही एंटीसेप्टिक की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो, डिसइंफेक्शन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आंसर इज ए, यानी वन ओनली। विद रेफरेंस टू रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, हेट्रोगेमी इज द प्रैक्टिस ऑफ। तो पहले हेट्रोगोमी को हम समझ लेते हैं। ये 2 वर्ड से बना है, हेट्रो और गैमी। हेट्रो का मतलब होता है ऑपोजिट, जैसे कि एक मेल और फीमेल एक दूसरे से प्यार करता है, सो दैट इज अ हेट्रोगेमस। और गैमी का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ओके, तो हेट्रोगेमी का मतलब हो गया ऑपोजिट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। जैसे मेल और फीमेल हो गया, तो ये हो गया हेट्रोगेमी। सिमिलरली प्लांट्स के संदर्भ में हमें 4 स्टेटमेंट गिवन है। Alternating between sexual and asexual strategies. Reproduction that does not involve a male gamete. तो ये तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ हेट्रोगेमी की बात हो रही है। हेट्रो मतलब एटलीस्ट ऑपोजिट होना चाहिए, या 2 कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ें होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है मेल और फीमेल हो, बट यहाँ पे सिर्फ मेल को अगर एक्सक्लूड किया गया है, तो वो गलत लग रहा है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पोरोफाइट विदाउट फर्टिलाइजेशन, or giving rise to reproductive cell mitospore that are developed into new organisms. So answer A is correct. Alternation is observed in several species. यानी कई बार वो सेक्सुअली तो कई बार एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के संदर्भ में बात की जा रही है। न्यू प्लांट्स आर फॉर्म्ड विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड्स। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक स्थिति होती है जिसके थ्रू आगे एक बार मैं आपको एक बार ये सेकंड स्टेटमेंट बता दूँ, फिर समझाता हूँ। All plants have ability to reproduce through vegetative propagation. So only one is correct. तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओके, न्यू प्लांट्स आर फॉर्म विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड्स। ऑब्वियसली सीड्स कब पैदा होते हैं, जब आपके मेल गैमेट और फीमेल गैमेट इन्वॉल्व होते हैं। तो दे आर नॉट, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज एसेक्सुअल। एसेक्सुअल मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स का कोई लेना देना नहीं था यहाँ पे। So it is an asexual reproduction occurring in plants. It occurs naturally and can be induced by horticulturists. They are multicellular organisms. अच्छा, yeasts के बारे में बात हो रही है। They are multicellular organisms. They usually respire anaerobically. Anaerobically मतलब without oxygen. During aerobic respiration, they yield alcohol. जब aerobic respiration यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पायर करते हैं,
तो अल्कोहल बनाते हैं। इन तीनों में से कौन सा ठीक है? सो आंसर बी इज करेक्ट। टू ओनली, टू ओनली इज करेक्ट। दे यूजुअली रिस्पायर एनारोबिकली। तो यीस्ट जो होते हैं, यीस्ट प्राइमरली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इवेंचुअली कॉलोनीज बना लेते हैं। ओके, तो टेक्निकली ये सिंगल सेल्ड ही है, बट ये एक साथ बहुत सारी कॉलोनीज बना लेते हैं। तो ऐसा कई बार जो आपको आभास होता है कि मल्टी सेल्यूलर है। yeast are unicellular organism which evolved from a multicellular ancestors. During anaerobic respiration they yield alcohol. Aerobic नहीं, anaerobic respiration में ये alcohol बनाते हैं। If the root of land plant remains waterlogged for long, the plant dies because। देखिए, waterlogged का मतलब होता है पानी से भरा हुआ। जैसे कई बार नाली अटक जाती है, तो नाली का पानी, गंदा पानी रोड पर कई बार आ जाता है, तो उसको हम वाटर लॉगिंग ही कहते हैं। ओके, तो वाटर लॉगिंग की यहाँ पे बात हो रही है। और अगर प्लांट्स होता है, प्लांट्स को कॉन्स्टेंटली, ये सपोज हमारा प्लांट है, ये रूट जा रही है, यहाँ पे कॉन्स्टेंटली पानी है, पानी बहुत ज़्यादा है, तो इसके कारण हमारा प्लांट कई बार मर जाता है। उसका क्या रीज़न हो सकता है? रूट्स आर अनेबल टू ट्रांसपोर्ट मिनरल्स टू द प्लांट स्टेम। यानी रूट्स जो है ज़्यादा पानी के कारण मिनरल्स को जो है प्लांट स्टेम तक नहीं पहुंचा पाते। रूट्स कैन नो लॉन्गर स्टोर फ्रूट एंड न्यूट्रिएंट्स। इन दोनों में से कौन सा ठीक लग रहा है आपको? सो आंसर शुड बी डी, ये दोनों ही बोगस है। अ रूट्स फोर मेजर फंक्शन, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि रूट के 4 प्राइमरी फंक्शन होते हैं। पानी एब्जॉर्ब करना, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, फूड स्टोर करना, और रिप्रोडक्शन में हेल्प करना। द रूट टेक्स इन ऑक्सीजन प्रेजेंट इन सॉइल बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन भी लेती है। जब आपका पानी भर जाता है, ये सपोज आपका प्लांट है, ये रूट जा रही है, तो यहाँ पे जब कॉन्स्टेंटली पानी भर जाता है, तो ऑब्वियसली पानी लिक्विड है, तो जो एयर मॉलिक्यूल के गैप्स होते हैं उनमें भी पानी भर जाता है, जिसके कारण जो रूट्स को है वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। व्हाट इज द कॉमन बिटवीन मोनोसाइट, लिम्फोसाइट एंड न्यूट्रोफाइल्स फाउंड इन ह्यूमन बॉडी? ये तीनों एग्जैक्टली क्या है? क्या ये डाइजेस्टिव एंजाइम है, यानी खाना पचाने में हेल्प करते हैं? क्या ये ब्लड प्रेशर रेगुलेट करते हैं? ये वाइट ब्लड सेल है? या फिर एपिडर्मिस? एपिडर्मिस इज हमारी बॉडी की लेयर। ओके, वहां पे बैक्टीरिया फाउंड है, तो आंसर शुड बी सी। दीज आर वाइट ब्लड सेल्स। अच्छा, वाइट ब्लड सेल्स के बारे में एक और बात आपको पता होनी चाहिए। दीज आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस व्हेन इन्फेक्शन स्ट्राइक्स। तो वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो हमारे फौजियों की तरह आप कंसिडर कर सकते हैं। ओके, कि हमारी बॉडी के अंदर सपोज कोई वायरस आ गया, कोई बैक्टीरिया आ गया, तो उससे लड़ने के लिए वाइट ब्लड सेल्स अपनी जान लगा देता है आपको बचाने के लिए। इन प्लांट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स आर एसोसिएटेड विद गैशियस एक्सचेंज? गैशियस एक्सचेंज के लिए इन तीनों में से कौन से पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं? रूट्स होते हैं, लीव्स होते हैं, या लेंटिसल्स होते हैं? तो हमने अभी पीछे पढ़ा कि जब पानी वाटर लॉगिंग हो जाती है तो रूट्स को जो ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन अगर वो ले रहे हैं तो गैशियस एक्सचेंज तो हो रहा है। तो ठीक है, ये तो हो गया ठीक आपका। लीव्स जो होती हैं, लीव्स का तो आपको पता ही है, फोटोसिंथेसिस जब वो करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस के लिए वो CO2 अंदर लेते हैं, H2O अंदर लेते हैं, और कई बार ट्रांसपिरेशन के दौरान H2O बाहर भी भेजते हैं। तो लीव्स में भी गैशियस एक्सचेंज हो रहा है, राइट? तो आंसर इज डी, ऑल थ्री ऑफ देम आर करेक्ट। स्टेटमेंट 3 समझ लेते हैं। लेंटिसल्स आर स्मॉल ओपनिंग्स इन द पिट्स ऑफ बार्क। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू द लेंटिसल्स ऑल्सो। जैसे सपोज ये तना है, पेड़ का जो तना होता है, ऐसे इसका अजीब अजीब से डिजाइन होते हैं, राइट? तो यहाँ पे एक बहुत छोटे छोटे, बहुत ही छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, जिनके थ्रू ऑल्सो जो हमारा पेड़ होता है वो गैसेस एक्सचेंज करता है। प्लांट्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन दिस वे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ईच अदर एंड टू देयर पेरेंट्स। यानी जो प्लांट्स इन चारों में से कौन से प्रोसेस से पैदा होते हैं कि एग्जैक्टली सेम होता है अपने पेरेंट्स की तरह? यानी सपोज यहाँ पे एक हमने मैंगो का ट्री देखा कि ये तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मैंगोज दे रहा है, और इसके मैंगोज भी बहुत मीठे हैं। तो हमने क्या करा, इसको इन चारों में से एक प्रोसेस के अंदर डाला, ताकि जो हमारे नए प्लांट्स होंगे वो भी एग्जैक्टली इस ओरिजिनल प्लांट की तरह ही बड़े ही टेस्टी और हेल्दी होंगे। ओके, तो आंसर शुड बी बी,
जो ए और सी है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं, यानी ऑटोगेमी, माइटोसिस और म्यूसिस, दीज आर बोथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जब भी सेक्सुअल होता है देयर इज अ हाई चांस ऑफ वेरिएशन, क्योंकि यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट्स आ जाते हैं, कभी मेल का कुछ प्रोसेस आ गया, कभी फीमेल का आ गया। बट जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर ओरिजिनल एक ही पेरेंट होता है। अब जो ओरिजिनल एक ही पेरेंट होगा तो वो ऑब्वियसली अपने जो जीन्स हैं वो ही पास कर पाएगा, इसलिए आंसर बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ फंगस, इन चारों में से फंगस कौन कौन से हैं? ओ, यही पे आंसर गिवन है, तो आंसर बी इज करेक्ट। 3 and 4, एस्परगिलस एंड पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम एक काफ़ी कॉमन, काफ़ी पॉपुलर टाइप ऑफ फंगस है। इनफैक्ट आप ये जो हमने ये बायोलॉजी एनसीईआरटी से बुक निकाल लिया ये इमेज, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि एल्गी, कॉमन टाइप ऑफ एल्गी है, प्रोटोजोआ है और फंगस है, इनका आप नाम ध्यान दीजिए। जैसे क्लाइडोमोनास एक आपका एल्गी का टाइप है, स्पायरोगायरा इज एन एल्गी, अमीबा इज अ प्रोटोजोआ, कई लोग इसको बैक्टीरिया मान लेते हैं बट इट इज नॉट अ बैक्टीरिया, इट इज अ प्रोटोजोआ। पैरामीशियम इज ऑल्सो अ प्रोटोजोआ। और ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम और एस्परगिलस, दीज आर ऑल फंगस। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ की यहाँ पे बात हो रही है। दे कैन ईदर बी फ्री लिविंग और पैरासिटिक। पैरासाइट मतलब होता है किसी के ऊपर फीड करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे बालों में कई बार छोटे छोटे टिक्स हो जाते हैं, इनको हम हिंदी में जू कहते हैं, राइट। जब आपके बालों में जू हो जाती है तो ये आपका खून चूसते हैं, तो दे आर पैरासाइट्स। ये अपने एग्जिस्टेंस के लिए पूरी तरह आपके ऊपर निर्भर है। और फ्री लिविंग मतलब ये अपना खुद का काम धंधा कर रहे हैं, जबकि पैरासाइट में अपने माता पिता से पैसे ले रहे हैं 30 साल की उम्र के बाद भी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। दे आर नॉट फाउंड इन मॉइस्ट इन्वायरमेंट्स। जो प्रोटोजोआ होता है वो मॉइस्ट इन्वायरमेंट में नहीं फाइंड किया जाता है। देयर साइज स्पैन्स फ्रॉम 1 माइक्रोमीटर टू 1 मिलीमीटर। तो अगर 1 मिलीमीटर का किसी चीज़ का साइज है तो ऑब्वियसली वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे जो है इस टाइप से आपको जो लॉजिक लगाना होता है। कई बार अगर आपको आंसर नहीं भी पता होता तब भी आप आंसर ऐसे पता लगा सकते हैं। जैसे अगर मेरे को आंसर इसका नहीं पता कि इन तीनों में से कौन सा ठीक होगा, बट फिर मैंने ये देखा कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म 1 mm का हो ही नहीं सकता, राइट। अगर कोई माइक्रो 1 mm का नहीं है तो आंसर 3 इज डेफिनेटली रॉन्ग। अब हम देखेंगे 3 किस किस में है, बी में है, सी में है, डी में। दीज 3 आर रॉन्ग। तो हमारे पास आंसर कौन सा बचा? 4, सॉरी ए, 1 and 4 ओनली, यानी 1 and 4 आर करेक्ट। तो ये जो एलिमिनेशन मेथड है ना, इससे भी आप बहुत सारे एजुकेटेड गेस कर सकते हैं कि जैसे क्वेश्चंस कम पड़ रहे हैं, आपको थोड़े से और अटेम्प्ट करने हैं, तो इस टाइप के आपने एजुकेटेड गेस मारे हैं ताकि आपके अच्छे से स्कोर बढ़ गया। सो आंसर ए इज करेक्ट। 89, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसको हम इन जनरल टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। These lead to genetic changes in the embryo, irreversible genetic changes in the embryo. It is prohibited in India unless accompanied by stringent regulation by medical authorities. क्या लगता है इन दोनों में से कौन सा ठीक होगा? So answer should be D, none of them. आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी की जो विधि होती है ये काफ़ी कॉमन है एंड इट डज नॉट ब्रिंग एनी जेनेटिक चेंज टू द टेस्ट ट्यूब बेबी, ओके। और स्टेटमेंट 2 जो है इट इंडिया के अंदर काफ़ी कॉमन है, इनफैक्ट एनिमल्स के अंदर भी आईवीएफ लीगल है। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन कॉज डिजीजेज इन प्लांट्स? इन पांचों में से प्लांट्स के अंदर कौन सा ऑर्गेनिज्म डिजीज बना सकता है? तो आंसर शुड बी डी, ऑल 5 ऑफ देम। कंसिडर द फॉलोइंग डिजीजेज एंड आइडेंटिफाई देयर करेक्ट कैरियर्स। देखिए कैरियर का मतलब क्या होता है? कैरियर इज बेसिकली एक मिडल मैन, कि सपोज ये वायरस है, राइट। तो वायरस को जो है आप तक पहुंचाना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। वायरस को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कैसे करेंगे? जैसे कि फॉर एग्जांपल हम डेंगू का एग्जांपल ले लेते हैं। डेंगू हुआ तो डेंगू का जो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोब है उसको हम किसी चीज़ के थ्रू ही तो इंसानों तक पहुंचाएंगे। तो यहाँ पे बीच में हमें एक मच्छर मिल जाता है। तो मच्छर क्या करता है?
इससे इन्फेक्ट हो जाता है और जाके इंसान को काट लेता है। जब इंसान को काटता है तो उसे डेंगू हो जाता है। तो यहाँ पे जो आपका मच्छर है उसने कैरियर की तरह काम किया, इसको हम इन जनरल वेक्टर भी बोलते हैं। दिस दिस पर्टिकुलर इंसेक्ट इज ऑल्सो नोन एज वेक्टर फॉर डेंगू। तो कॉलेरा का जो वायरस है टाइफाइड को बैक्टीरिया करवाता है, चिकन पॉक्स प्रोटोजोआ और हेपेटाइटिस बी वायरस। इन चारों में से कौन कौन सा ठीक है? तो बी इज करेक्ट। इनफैक्ट आप यहाँ पे एक टेबल देख सकते हैं। इनफैक्ट इस टेबल को आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ भी लें, स्पेशली ये 3 पार्ट्स। ओके, इसका ये फायदा होगा कि इनमें से कोई भी मिक्स एंड मैच करके आपको क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उनको अचीव कर सकते हैं। द लैरिंग्स, जो हमारी गले के अंदर लैरिंग्स होता है उसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। तो वॉइस बॉक्स का काम होता है हम जो बोल रहे हैं, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, तो इसको पूरे सिस्टम को स्मूथली फंक्शन करना। ओके, यहाँ से आवाज़ निकालना। तो जो वॉइस बॉक्स होता है वो कैसे काम करता है? क्या वो हमारी वॉइस की जो पिच है उसको कंट्रोल करता है या हमारी जो वॉल्यूम है उसको कंट्रोल करता है? इन दोनों में से कौन सा ठीक है? सो ऑब्वियसली ऑब्वियसली आंसर शुड बी सी। Consider the following about nitrogen. Nitrogen is a necessary component of biomolecules such as proteins, DNA and chlorophyll. जो नाइट्रोजन होता है वो एक इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स का कंपोनेंट है, जैसे कि प्रोटीन, डीएनए और क्लोरोफिल। इट इज अ scarce resource, often limiting primary productivity in many ecosystems. स्कार्स का मतलब होता है ज़्यादा अबंडेंट ना होना, ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल ना होना। तो नाइट्रोजन जो है इट इज अ स्कार्स रिसोर्स ऑफन लिमिटिंग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इन इकोसिस्टम बिकॉज इट इज इनएक्सेसिबल एज डाई नाइट्रोजन टू मोस्ट ऑर्गेनिज्म। अभी आपको याद होगा कि राइजोबियम या साइनोबैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होता तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की ज़रूरत ही क्या थी, राइट? तो नेचुरली अगर यहाँ पे स्कारसिटी है, हम जो फर्टिलाइजर्स के अंदर स्पेशली नाइट्रोजन डालना पड़ रहा है, क्यों डालना पड़ रहा है? बिकॉज इट इज स्कार्स रिसोर्स। नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। Prokaryotes cannot fix nitrogen due to absence of cellular structures and facilitate swift exchange from atmosphere. इन चारों स्टेटमेंट्स में से आपको क्या लगता है कौन कौन सा ठीक है? सो आंसर ए इज करेक्ट। 1 2 एंड 3 ओनली, यानी 1 इज करेक्ट। ऑब्वियसली प्रोटीन्स के अंदर जो प्राइमरी कंपोनेंट होता है वो कार्बन होता है और नाइट्रोजन होता है। सिमिलरली डीएनए में भी। तो सेकंड मैंने आपको एक्सप्लेनेशन करी है कि इट इज अ स्कार्स रिसोर्स। जब आपकी नाइट्रोजन साइकिल होती है, नाइट्रिफिकेशन मतलब किसी चीज़ के अंदर नाइट्रोजन भरना, और डीनाइट्रिफिकेशन मतलब नाइट्रोजन रिमूव करना, और अमोनिफिकेशन, अमोनिया इज NH3। तो आप देख सकते हैं नाइट्रोजन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अमोनिया। तो अमोनिफिकेशन में भी ये पार्ट है। तो ऑब्वियसली आंसर ऑप्शन 3 इज ऑल्सो करेक्ट। तो करेक्ट आंसर इज ए। Eyes can be donated by people of any age using spectacles, suffering from AIDS, suffering from tetanus and cholera. इन चारों में से कौन कौन से लोग अपनी आइज डोनेट कर सकते हैं? तो ऑफ एनी एज भी हो सकता है, स्पेक्टिकल्स हो सकता है, क्या वो एड्स वाले लोग कर सकते हैं, या फिर जिनको टेटनस और कॉलेरा जैसी बीमारी है क्या वो लोग कर सकते हैं? तो आंसर शुड बी डी, यानी 1 एंड 2 ओनली। कोई भी एज के लोग अपनी आइज जो है वो डोनेट कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, एज लॉन्ग एज वो आइज रिलेटिवली हेल्दी हो और जो यूज़र है उसके काम आ रही हो। इनफैक्ट स्पेक्टिकल्स वाले लोग भी अपनी आइज डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी ब्लाइंड पर्सन के लिए वो स्पेक्टिकल्स लगाना ज़्यादा बेहतर महसूस करेगा इंस्टेड ऑफ बिना आंखों के रहने के। तो आंसर डी इज करेक्ट। द सर्केडियन रिदम इन ह्यूमन बीइंग अफेक्ट्स। तो सर्केडियन रिदम एग्जैक्टली होता क्या है? जैसे हम बोलते हैं ना बायोलॉजिकल क्लॉक होती है हर किसी के अंदर, कि सपोज अगर आप रोज 3 बजे लंच करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी को 3 बजे खाने की भूख लग जाएगी। अगर आप रोज रात को 6 बजे डिनर करते हो तो हर 6 बजे आपको भूख लगने लग जाएगी। सिमिलरली अगर आपको 10 बजे सोने की आदत है तो जैसे ही 10 बजने लगेंगे आपको पता भी नहीं होगा एग्जैक्टली टाइम क्या हो रहा है, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली
सोने के लिए शुरू, मतलब सोने वाले हॉर्मोन्स रिलीज करने लगेगी। तो इन चारों में से कौन कौन से ठीक है? सर्केडियन रिदम किस किस के ऊपर इफेक्ट डालता है? इज इट स्लीपिंग पैटर्न्स, ब्लड प्रेशर, हॉर्मोन्स और बॉडी टेम्परेचर? सो आंसर डी इज करेक्ट ऑब्वियसली। जैसे मैंने अभी डिस्कस करा कि बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो किस हर चीज़ पे काम करती है। जैसे स्लीपिंग पैटर्न है आपका, जो 10 बजे आपको आदत डाली बायोलॉजिकल क्लॉक ने, तो आपको 10 बजे ऑटोमेटिकली नींद आने लग जाएगी, बेशक आपको टाइम का पता ना हो। ब्लड प्रेशर, जब आपको नींद आनी होती है तो वो ब्लड प्रेशर लो कर दिया जाता है, तो सर्केडियन रिदम ऑटोमेटिकली आपका ब्लड प्रेशर लो कर देती है, और जो आपके स्लीप हॉर्मोन्स होते हैं उनको रिलीज कर देती है, और टेम्परेचर भी घटा देती है, जिससे आपको अच्छी सी नींद आ जाए। Both hydrogen carbonate and metal hydroxide are used to control overproduction of acid in stomach। यानी जो बेकिंग सोडा टाइप की चीज़ें होती है वो भी हम खाते हैं क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और मेटल हाइड्रोक्साइड्स हम उनको भी खाते हैं। तो हाउएवर मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर अ बेटर ऑल्टरनेटिव फॉर हाइड्रोजन कार्बोनेट, बिकॉज जब हमें एसिडिटी होती है, एसिडिटी से बचने के लिए, एसिडिटी से निजात पाने के लिए हम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोक्साइड्स दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर मेटल हाइड्रोक्साइड्स बेटर क्यों होते हैं एज कंपेयर टू हाइड्रोजन कार्बोनेट्स? क्योंकि यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स गिवन है। एक्सेसिव हाइड्रोजन कार्बोनेट कैन मेक द स्टमक एल्कलीन एंड ट्रिगर प्रोडक्शन ऑफ इवन मोर एसिड। यानी अगर हम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज करते हैं उसके कारण क्या प्रॉब्लम आएगी? जो हमारी स्टमक है वो बेसिक हो जाएगी, यानी एल्कलिनिटी बढ़ जाएगी, पीएच उसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसके कारण बॉडी ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करेगी और ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करने लगेगी उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। सेकेंड इज मेटल हाइड्रोक्साइड आर रेडिली सॉल्यूबल इन स्टमक एसिड एंड हेल्प इंक्रीज पीएच ऑफ द स्टमक अबव न्यूट्रलिटी। यानी जो मेटल हाइड्रोक्साइड होता है वो इजीली स्टमक के एसिड्स के अंदर मर्ज हो सकते हैं। सो आंसर ए इज करेक्ट, वन ओनली। सो ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड इन स्टमक कॉजेज इरिटेशन एंड पेन। Excessive hydrogen carbonate can make stomach alkaline and trigger the production of even more acid। यानी हमें जो स्टेटमेंट वन में पढ़ा था वो ठीक था। जो मेटल हाइड्रोक्साइड्स होता है दे आर बेटर ऑल्टरनेटिव बिकॉज ऑफ बीइंग इनसॉल्यूबल। ये एसिड्स के अंदर इनसॉल्यूबल होते हैं, यानी इजीली डिसइंटीग्रेट नहीं होते हैं, जिसके कारण ये दे डू नॉट इंक्रीज द पीएच अबव न्यूट्रलिटी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने हाइड्रोजन कार्बोनेट्स में देखा कि जब हम उन्हें खाते हैं तो वो तब तक वर्क करेंगे जब तक आपके हाइड्रोजन कार्बोनेट्स है, यानी बेसिसिटी बढ़ सकती है, 7 से ज़्यादा जा सकती है। जबकि जो हाइड्रोजन मेटल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो जो काम करते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो इंस्टेड और जब तक एसिड अवेलेबल है, जब तक पीएच आपका न्यूट्रलिटी तक नहीं है, वो सिर्फ तभी तक वर्क करेंगे। जैसे ही न्यूट्रलिटी की स्टेट आ गई, वो कंडीशंस खत्म हो गई और मेटल हाइड्रोक्साइड्स का जो केमिकल प्रोसेस है वो बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ऑटो ट्रिगर ऑफ हो जाएगा। विच ऑफ दीज आर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स? इन चारों में से जो स्वीटनर होता है, जो मिठास देते हैं, उनमें से आर्टिफिशियल कौन है? जो लैब ग्रोन हो सकता है, सिंथेटिक हो सकता है। सो आंसर बहुत बेसिक है, एस्पार्टेम और सैकरीन। क्योंकि मोलासेस ये तो आपका नेचुरली बनाते हैं, और मेपल सिरप भी आपका मेपल ट्रीज से आता है। सो आंसर सी इज करेक्ट। हाउ डू ड्रग काउंटर द इफेक्ट ऑफ सर्टेन एंजाइम्स? ड्रग्स जो है कैसी सर्टेन एंजाइम्स को कैसे रोकते हैं? ड्रग्स प्रिवेंट द अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट ऑन एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स। तो एंजाइम्स जो होते हैं उनके अंदर इस टाइप, उनका एक पर्टिकुलर डिज़ाइन होता है, वो हर प्रॉब्लम के लिए या हर प्रोसेस के लिए एक पर्टिकुलर डिज़ाइन होता है। तो ये जो पार्ट्स होते हैं इनको हम एक्टिव साइट्स कहते हैं। तो जो हमारे ड्रग्स होते हैं वो एंजाइम्स की एक्टिव साइड पे जाके ऐसे पजल की तरह फिट हो जाते हैं, ठीक है? तो जब ये पजल की तरह फिट हो गए तो ये एक्टिव साइट्स इनएक्टिव हो जाती है, जिसके कारण एंजाइम्स कंट्रोल में आ जाते हैं। Drugs can inhibit the catalytic activity of the enzyme by restricting their chemical reaction। कैटेलिटिक एक्टिविटी, कैटलिज्म का मतलब क्या होता है? किसी भी प्रोसेस को फास्ट कर देना। जैसे कि अगर हमें चीनी जो है पानी के अंदर घोलनी है, ठीक है, एक गिलास हमारे यहाँ पे चीनी डाल रखी है, पानी डाल रखा है, हम यूजुअली क्या करते हैं, इसमें चीनी डाली और चम्मच से घुमाते रहे, बट क्या होता है बहुत टाइम लग जाता है और इक्वली इवनली चीनी अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है। बट
अगर हम इसके नीचे कुछ हीट का सोर्स लगा दें या गैस जला दें तो हमारी जो चीनी है वो बहुत जल्दी जल्दी मिक्स हो जाती है। तो यहाँ पे जो गैस है या जो हीट है उसने एज अ कैटलिस्ट वर्क करा। सिमिलरली केमिकल रिएक्शंस में भी एंजाइम्स जो कैटलिस्ट का काम करते हैं। तो ये जो ड्रग्स है ये कैटालिटिक एक्टिविटी को रोकते हैं। तो इन दोनों में से कौन कौन सा ठीक है? सो आंसर शुड बी सी, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ब्लू ग्रीन एल्गे कैनॉट फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। तो ये तो हमने अभी पीछे वाले क्वेश्चंस में देखा था, ब्लू ग्रीन एल्गे या साइनोबैक्टीरिया राइस यानी पैडी फील्ड्स के लिए नाइट्रोजन फिक्स करती है। एजोटोबैक्टर इज अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। यहाँ पे फ्री लिविंग के ऊपर ध्यान देना है, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग की तो बात हो ही रही है। और ये न्यूमोनिया, क्लेब्सिलिया निमोनिया कैन फिक्स नाइट्रोजन ओनली व्हेन एसोसिएटेड होस्ट प्लांट रूट्स, यानी ये रूट्स के अंदर अगर एसोसिएटेड है तभी नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं। तो इन तीनों में से कौन कौन से ऑप्शंस ठीक है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। टू ओनली, अजोटोफैक्टर इज अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। क्योंकि अभी हमने पीछे ही पढ़ा था कि इट कैन फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, तो वन तो ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो गया। तो ए और डी तो आप वैसे ही करेक्ट रॉन्ग कर सकते हैं। तो आपके पास टू ओनली बचा और थ्री ओनली बचा। तो यहाँ पे आपको या तो अगर आपको आता नहीं है तो गैम्बल करना पड़ेगा या फिर आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं एजोटोबैक्टर इज अ free living bacteria, whereas rhizobium lives in the intimate association with leguminous plants. Bacteria are classified as gram positive and gram negative based on, ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बायोलॉजी में काफ़ी पॉपुलर कॉन्सेप्ट है। तो स्ट्रक्चरल डिफरेंस इन देयर सेल वॉल दैट डिटेक्टेबल थ्रू स्टेनिंग टेक्निक, इंक्लूजन ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ mRNA मॉलिक्यूल्स इन देयर मेम्ब्रेन। ये तो लॉजिक ही नहीं बना रहा। Functional and dysfunctional status of mitochondria in cells nucleus, multiplying tendencies across different mediums in a particular host. So what should be the answer? Answer should obviously be A. Bacteria are classified by gram staining. तो इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है बैक्टीरिया का उसको हम बेसिकली भाप सकते हैं। इट इन्वॉल्व स्टेनिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया विद 4 डिफरेंट लिक्विड्स, जैसे क्रिस्टल वॉयलेट ऐड किया, देन इट इज स्टेन्ड विद आयोडीन, सैफरनिन, देन अल्कोहल वॉश। तो जो बैक्टीरिया होते हैं जो पर्पल कलर रिटेन कर लेते हैं दे आर कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव, और जो पिंक स्टेन रिटेन करते हैं दे आर कॉल्ड ग्राम नेगेटिव। ये जो आउटर सेल की जो आउटर लेयर्स होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं दे हैव अ थिक लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लिकन पेप्टिडोग्लिकन which absorb the gram stain. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होता है दे हैव अ थिक लिपिड बाइलेयर ऑन द आउटसाइड। तो आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में फ़र्क पता होना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको यूपीएससी कनेक्ट का ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, जिसके थ्रू हम प्रीलिम्स का सारा कॉन्सेप्ट आपको एमसीक्यूज के थ्रू पहुंचा रहे हैं। तो अगर आपको ये हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इस पूरे पीपीटी का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।